वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। जय वीर तेजाजी की। हम जो 10th क्लास के अंदर फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने विद्युत धारा के अंदर कल अध्ययन किया था। किसके बारे में? आवेश के बारे में पढ़ा था। फिर हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। फिर हमने विभवांतर के बारे में पढ़ा था। फिर इनसे संबंधित कुछ हमने क्या किए थे, न्यूमेरिकल किए थे। आज जो हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर विद्युत परिपथ आरेख पढ़ेंगे। अपने जो विद्युत परिपथ तैयार करते हैं उस विद्युत परिपथ को आरेखों के द्वारा क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, सेल है तो सेल को किससे लिखते हैं? अगर परिपथ में धारा नियंत्रक लगा हुआ है तो उसका क्या प्रतीक होता है? प्रतिरोध लगा हुआ है तो उसका क्या प्रतीक होता है? ए मीटर लगा हुआ है तो उसका क्या प्रतीक होता है? वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो क्या प्रतीक होता है? तो एक बार आपको वो अपने बता देते हैं। देखिएगा, अगर परिपथ में लगा होगा विद्युत सेल, आपको प्रश्न देंगे ऐसे कि निम्न में से बताइए सेल कौन सा है और बैटरी कौन सा है। तो अगर परिपथ में सेल लगा होगा तो सेल का प्रतीक क्या होगा भाई? विद्युत सेल का प्रतीक क्या होगा? विद्युत सेल। सेल का प्रतीक क्या होता है भाई? विद्युत सेल का प्रतीक क्या होगा? प्लस माइनस। ये होगा विद्युत सेल। क्या होगा? विद्युत सेल। समझ में आई बात है? तो ये होगा विद्युत सेल का प्रतीक। अगर परिपथ में लगी होगी बैटरी, तो बैटरी क्या होती है? अनेक जो सेल होते हैं वो जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? बैटरी का। तो बैटरी अगर लगी होगी तो बैटरी का प्रतीक होगा, तो ये किसका प्रतीक होगा भाई? बैटरी का। किसका प्रतीक होगा? बैटरी का प्रतीक होगा। समझ में आई बात है? तो ये बैटरी का प्रतीक अपने होगा। समझ में आई बात? ये देखो, तो ये बैटरी का प्रतीक होगा, यानी इसमें एक से अधिक सेल लगे होंगे। तो अगर पूछ ले कि निम्न में से पहचानिए कौन सा सेल है और कौन सा बैटरी है, तो अगर एक ही सेल लगा वो क्या होगा? सेल। एक से अधिक सेल मिलकर क्या बनाएंगे फिर भाई? बैटरी बनाएंगे। अगर परिपथ में स्विच ऑन हो तो स्थिति क्या होगी? स्विच बंद हो तो क्या स्थिति होगी? कुंजी ऑन। स्विच को क्या बोलते हैं? कुंजी या स्विच। स्विच ऑन होने की स्थिति क्या होती है भाई? स्विच ऑन कब होगा? परिपथ में स्विच ऑन कब होगा? परिपथ में स्विच ऑन क्या होगा भाई? स्विच ऑन कब होता है? ये देखिएगा, अब स्विच क्या है? ऑन है। अब स्विच क्या है भाई? ऑन है। और जब यहाँ पे स्विच बंद, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ होने की स्थिति क्या होगी? ऑफ होने की स्थिति क्या होगी भाई? यहाँ पे इस प्रकार से क्या लगा होगा? बिंदी लगी होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्विच क्या है भाई? स्विच बंद है। स्विच क्या है? बंद है। या प्लग क्या है? बंद है। अब एक परिपथ में तार जोड़ने का संधि, यानी संधि या फिर तारों का संयोजन, ये देखिए, ये इस प्रकार से एक तार इधर से आएगा, एक तार इधर से आएगा और यहाँ पे एक तार जुड़ेगा। ये क्या हो गया? तारों का संयोजन हो गया। अपने घरों में नहीं जोड़ते क्या? तार है, एक तार यहाँ पे आ गया, दोनों को जोड़ दिया और एक तार इधर से जोड़ दिया, 3 तार जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? तारों का संयोजन। ये होगा तारों की संधि का प्रतीक है। देखिए, विद्युत सेल का प्रतीक ये होगा विद्युत बैटरी का। ये कुंजी का, जब ये यहाँ पे बिंदी नहीं लगी हुई हो तो कुंजी क्या होगी? ऑन। और जब बिंदी लगी हुई है तो कुंजी क्या है? बंद। और ये क्या? तारों के संयोजन की संधि का प्रतीक है, यानी तारों की क्या संयोजन है या संधि है। एक होता है तारों की क्रॉसिंग, यानी तार क्रॉस कर रहे होते हैं एक दूसरे से, क्रॉसिंग, तारों की क्रॉसिंग। ये 5 नंबर हो गया अपने, तारों की क्रॉसिंग। तो तारों की क्रॉसिंग कैसी होती है परिपथ में? तारों की क्रॉसिंग कैसी होती है? वो भी बिना संधि के क्रॉसिंग, यानी बिना जोड़े, बिना संधि के तारों की क्रॉसिंग। बिना संधि के तारों के क्रॉसिंग कैसे होती है? ये इस प्रकार से होगा। ये किस प्रकार से होगा भाई? ये देखो, इस प्रकार से ये क्या होगा? तारों की बिना संधि के क्रॉसिंग होगी, यानी एक तार से दूसरा तार इसके ऊपर से जाएगा, इनकी संधि नहीं है, ये इसके ऊपर से जा रहे हैं। देखो दिखाई दे रहा है ना, ये तार इसके ऊपर से जा रहा है, इसकी कोई संधि नहीं है। यहाँ पर क्या है? तार की संधि है, यानी यहाँ पे देखो ये तार जुड़े हुए हैं, ये अपने इसके कुछ प्रतीक है। इसके बाद में विद्युत बल्ब का प्रतीक क्या होगा भाई? विद्युत बल्ब का प्रतीक क्या होगा? यहां तक किसी कोई दिक्कत? ये सभी लिख लो।
विद्युत बल्ब, अब अपने देखते हैं विद्युत बल्ब का प्रतीक है। ये बेटा एग्जाम में पूछ सकते हैं एबीसीडी में, क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, तो उसके अंदर यहाँ पे दे सकता है आपको कि निम्न में से पहचानिए विद्युत बल्ब। अगर परिपथ में विद्युत बल्ब लगा हो तो विद्युत बल्ब लगा हो, तो हमने पहला डायग्राम बनाया था ना, तो विद्युत बल्ब का प्रतीक क्या होता है भाई, ये क्या होता है परिपथ में विद्युत बल्ब, क्या होता है परिपथ में विद्युत बल्ब लगा होगा। समझ आई बात है। नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतिरोध। आगे अपने ओम का नियम पढ़ेंगे, उसमें प्रतिरोध के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो प्रतिरोध अगर परिपथ में होगा तो इस प्रकार से आपको प्रतीक दिया हुआ, ये किसका है, प्रतिरोध का है। प्रतिरोध क्या होती है, विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। इसके बाद में परिवर्ती प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का मान क्या रहता है, परिवर्ती प्रतिरोध। प्रतिरोध का मान क्या रहता है, बदलता रहता है समय के साथ में। प्रतिरोध का मान क्या रहता है, बदलता रहता है। परिवर्ती प्रतिरोध, तो परिवर्ती प्रतिरोध इस प्रकार से इसका निशान होता है, ये निशान किसका हो गया, परिवर्ती प्रतिरोध का निशान है, हो गया। फिर है धारा नियंत्रक, इसको धारा नियंत्रक भी बोलते हैं, अथवा धारा नियंत्रक अथवा धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक अथवा धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। ये क्या हो गया, धारा नियंत्रक का क्या हो गया, ये तो हो गया परिवर्ती प्रतिरोध, ये हो गया धारा नियंत्रक, इनका प्रतीक है, हो गया। इसके बाद में एमीटर कैसे लगा होगा भाई, एमीटर, एमीटर, एमीटर कैसे लगा होगा भाई, ये क्या हो गया, एमीटर हो गया, ये क्या हो गया, एमीटर। इसी प्रकार वोल्ट मीटर, अगर परिपथ में वोल्ट मीटर लगा हो तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कैसे लगता है भाई, वोल्ट मीटर क्या मापता है पता है क्या, एमीटर क्या मापता है, धारा का मान। वोल्ट मीटर धारा की वोल्टता मापता है, क्या मापता है वो, धारा की वोल्टता, क्या मापता है, धारा की वोल्टता। ये विद्युत बल्ब का प्रतीक हो गया। ये हो गया प्रतिरोध का, और प्रतिरोध के अंदर डंडा लगा दिया तो वो क्या हो गया, परिवर्ती प्रतिरोध है। और ये क्या हो गया, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक कौन होता है, अभी धारा के मान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर धारा का मान ज्यादा हो जाए तो उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो धारा के मान को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, धारा नियंत्रक। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एमीटर का हो गया। एमीटर क्या काम करता है, धारा के मान को मापने का काम करता है एमीटर, जो परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजन में लगाया जाता है। एमीटर होता है, आदर्श एमीटर वह होता है जिसका प्रतिरोध कितना होता है, 0, यानी जो धारा को कंजम्पशन ना करे, धारा का क्या ना करे, भोग ना करे, पूरी की पूरी धारा है उसको मापने में काम करे। समझो यही बात। फिर है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर धारा की वोल्टता मापता है। और आदर्श वोल्ट मीटर कौन सा होता है, जिसकी प्रतिरोधकता अनंत होती है, वो क्या होता है, आदर्श वोल्ट मीटर होता है। ये सभी अपने प्रतीक हो गए जो आपको याद रखने हैं। अब अपने आगे बढ़ेंगे ओम का नियम। तो ओम भाई साहब ने क्या बोला था, ओम भाई साहब का नियम पढ़ेंगे, क्या कह के गए हैं वो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओम का नियम इस लेसन से। ओम का नियम आने की पूरी संभावना है। ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो हम क्या पढ़ेंगे भाई, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम, ओम का नियम क्या पढ़ेंगे भाई, ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ने अपने जा रहे हैं, ओम लॉ। तो ओम भाई साहब ने क्या कहा, ओम भाई साहब ने कहा कि कोई धातु का तार है, ये क्या धातु का तार, कोई धातु का तार है, उसमें धारा बह रही है। जब इसकी भौतिक अवस्थाओं को क्या रखें भाई, स्थिर रखें, यानी भौतिक अवस्थाओं में अपने को क्या नहीं करना, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना। और भौतिक अवस्थाएं और रासायनिक अवस्थाएं हमने पहले अध्याय में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी क्या, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे। तो भौतिक अवस्थाएं किसी पदार्थ की क्या होती है भाई, जैसे लंबाई, लंबाई इसकी क्या है, भौतिक अवस्था है। बार देखने से जो पता चले वो भौतिक अवस्था है। तो लंबाई क्या है इसकी, भौतिक अवस्था है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, मान लो ये तार है, ये क्या है, एक गोला है, क्या है, एक प्रकार का गोला है, यानी बेलनाकार ना, इसको यहाँ से काट दिया तो ये इसका क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट, ये इसकी क्या हो गई, अनुप्रस्थ काट हो गई। तो ये मान लो ये जो इसकी काट है, ये कौन सी अनुप्रस्थ काट है। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है, इसकी लंबाई, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और तापमान, और क्या, तापमान, तार का जो तापमान होगा और जो तार का क्षेत्रफल होगा, उन सभी में क्या नहीं किया जाए, परिवर्तन। तो उस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और विभवांतर होगा वो एक दूसरे क्या होंगे, समानुपाती। दूसरे समझिए, ओम ने क्या कहा, ओम ने कहा कि मान लो कोई
धात्विक तार है, धातु का तार है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, उसमें उत्पन्न विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती। क्या होती है, समानुपाती। कब होगी, जब उसकी भौतिक अवस्थाएं क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहेगी। कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहेगी भाई, उसका ताप, उसका क्षेत्रफल, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसकी लंबाई। इन चारों चीजों को आप अगर नहीं हिलाओगे तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किसके समानुपाती रहेगी भाई, वोल्टता के समानुपाती या विभवांतर के समानुपाती रहेगी। कब रहेगी, जब आप इसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं करोगे, यानी ये तार है इतना इतना रहे, इसकी लंबाई में परिवर्तन न किया जाए, इसका क्षेत्रफल जितना है उतना रहे, कम ज्यादा न किया जाए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उतना रहे और ताप भी इसको न दिया जाए, तो इसका जो विभवांतर है वो किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये किसने कहा था, ओम ने। ओम का नियम क्या हो गया, कोई चालक तार है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है, विभवांतर के। कब, जब उसकी भौतिक अवस्थाओं में क्या नहीं किया जाए, परिवर्तन नहीं किया जाए। तो देखिएगा ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक तार में यदि किसी चालक तार में, और तार चालक किसका होता है, धातु का। धातुएं क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। पढ़ा होगा आपने, धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तो धात्विक तार में यदि किसी चालक तार में या धात्विक तार में भौतिक जो अवस्थाएं होती है, तार की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है भाई, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल तथा ताप, ये सभी क्या भौतिक अवस्था है। लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल और ताप, इन सभी में परिवर्तन ना किया जाए, यानी ये सभी अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, यानी इनको बदला नहीं जाए, अपरिवर्तित रहे, तो उस तार में प्रवाहित धारा, विभवांतर के क्या रहती है, प्रवाहित जो धारा होती है, प्रवाहित धारा किसके समानुपाती है, विभवांतर के समानुपाती रहती है, समानुपाती रहती है भाई। ये क्या कर रहा है ओम, यदि कोई चालक तार है, चालक तार के अंदर तार कैसा होगा, धात्विक, यानी धातु का तार होगा भाई। विद्युत का चालन किस में होता है, आपने तीसरे अध्याय में पढ़ा होगा, चालक यानी धातुएं और अधातुएं पढ़ा होगा, उनमें धातु और अधातु के गुण भी आपने पढ़े होंगे। धातुएं क्या होती है, विद्युत की चालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद एक है, कौन, हीरे का अपरूप होता है ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। किसका, कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट, जो किसका सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। समझ आई बात। तो धातुएं क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है अभी, अपनी चांदी। कौन सी होती है, चांदी। कॉपर होती है, उसका उपयोग अपन ज्यादा करते हैं, परंतु जो चांदी होती है, जो सिल्वर होती है, सिल्वर क्या है, विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है भाई, चांदी होती है। समझ में आई बात है। तो यदि किसी चालक तार में यानी धात्विक तार में उसकी जो भौतिक अवस्थाएं कौन सी, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा ताप को हम क्या रखें, अपरिवर्तित रखें, तो उस तार के अंदर जो प्रवाहित धारा होती है वो विभवांतर की क्या रहती है, समानुपाती रहती है। क्या रहती है, समानुपाती रहती है। यानी ये कोई तार है, इस तार की हम लंबाई में न तो करें परिवर्तन, या लंबाई इतनी की इतनी रहे, न इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन करें, न इसको ताप दें, क्योंकि ताप देने पर आपको पता है, ताप देने पर जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। ताप देने पर अधातुओं में भी कुछ संख्या में विद्युत का चालन हो सकता है, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। ताप देने पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या मिलती है, ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित। तो वो धातु की तरह व्यवहार, अधातु भी किसकी तरह व्यवहार करने लगती है, धातु की तरह व्यवहार करने लगती है। इसीलिए अगर ताप को भी हम न बदले तो उस चालक तार में जो प्रवाहित है विद्युत धारा उसके विभवांतर के क्या रहती है, समानुपाती। क्या रहती है, समानुपाती।
तो यहाँ से अपने नियम आएगा V समानुपाती I। ये कौन कहता है भाई? ओम साहब। क्या कहते हैं? ओम साहब। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये नियम इंपॉर्टेंट है, आगे पूरा का पूरा ये पार्ट इसी नियम पे चलेगा। तो देखिएगा, अब अपनी डेरिवेशन करते हैं। तो ये कहता है कि चालक तार में प्रवाहित जो धारा होती है, धारा V समानुपाती होती है I के, यानी विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती। एक होता है भाई समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। आपने दो नाम पढ़े होंगे। एक नाम होता है समानुपाती, समानुपाती। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। इसका अर्थ क्या होता है? समानुपाती का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लो एक समानुपाती एक, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आप एक को बढ़ाओगे दो करोगे तो ये भी कितना बढ़ेगा? दो बढ़ेगा, यानी इसके समान अनुपात में बढ़ेगा। समझ में आई बात? यानी इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा? समान बढ़ेगा। यहाँ पे मान लो आपने 2 लीटर पानी ले लिया, तो इधर भी आप कितना लोगे? फिर 2 लीटर पानी लोगे, तभी ये क्या रहेगा? समान अनुपात में। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, मान लो 2 व्युत्क्रमानुपाती 1/2। मान लो इस संख्या को आप बढ़ाओगे तो ये संख्या क्या होगी? घटेगी। दोनों एक दूसरे की क्या होती है? उल्टी होती है। इस संख्या को बढ़ाओगे तो ये क्या होगी? घटेगी। और इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगी? घटेगी। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, उसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। और समानुपाती का अर्थ होता है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समान अनुपात में होते हैं। तो ये होता है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। यानी यहां से हम अगर विद्युत धारा के मान को बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आई क्या बात है? अब जब ये समानुपाती का निशान चाहते हैं तो यहाँ पे आता है V बराबर है IR। क्या आता है? V बराबर है IR। V बराबर क्या आता है भाई? IR। अब समानुपाती का निशान हटाया तो यहाँ पे क्या है? IR। ये R क्या है भाई? ये R क्या है? ये चालक तार का प्रतिरोध है। ये चालक तार में प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, जिसे क्या बोलते हैं? इसे ये समानुपाती नियतांक है। इस समानुपाती को हटाने के बाद में ये क्या है? यहाँ पे नियतांक। ये क्या है? समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक है। नियतांक है। नियतांक अर्थ क्या होता है? यानी इसका अंक क्या रहेगा? नियत रहेगा। नियत रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब ओम के नियम से हमको क्या निकालना है? R का मान निकालना है। तो R को हम इधर लेके आएंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। V/I। ये क्या हो गया? R का मान हो गया। R का मान हो गया। और R का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम को कैसे लिखते हैं भाई? ऐसे लिखते हैं। ये हो गया ओम। R का मात्रक है, हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? अब देखिए R को क्या बोलते हैं भाई? R को प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट है इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं भाई? प्रतिरोध बोलते हैं। तो आगे देखिएगा, हम R को पढ़ेंगे, प्रतिरोध। ये ओम का नियम समझ में आया क्या? ओम का नियम यहां से समझ में आया क्या? तो R बराबर क्या होता है? ये प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध कहलाती है। और इसका मात्रक, यानी इसको मापते किसमें है? इसका मात्रक किन के नाम पर रखा गया? भी ओम के नाम पर। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक भाई ओम होता है। मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये ओम का निशान है, ओम होता है। मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। यहाँ से हम 1 ओम की परिभाषा निकालेंगे। भी 1 ओम की परिभाषा निकालने के लिए R बराबर क्या है? V/I। मान लो 1 वोल्ट, 1 ओम की परिभाषा निकालनी है तो 1 ओम बराबर क्या होगा? 1 ओम कब होगा? जब किसी विद्युत परिपथ में 1 वोल्ट का विभवांतर, 1 वोल्ट का क्या होगा? विभवांतर, और 1 एम्पियर की क्या बहेगी? विद्युत धारा। 1 एम्पियर की क्या बहेगी? विद्युत धारा। तो उसमें उत्पन्न क्या होगा? जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? 1 ओम होगा। तो किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा
1 एम्पियर हो तो उत्पन्न प्रतिरोध कितना होता है भाई? उत्पन्न प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम। कितना होता है? 1 ओम होता है। मान लो कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, इसके सिरों के मध्य, ये क्या, इसके सिरे यानी किनारे या टर्मिनल, इन दोनों के मध्य जो विभवांतर है, विभवांतर का मान कितना हो? 1 वोल्ट। कितना हो? 1 वोल्ट। और इस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कितना हो? 1 एम्पियर। कितना हो भाई? 1 एम्पियर हो। तो इस चालक तार के अंदर जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा, उत्पन्न प्रतिरोध आर का मान कितना होगा? 1 ओम। 1 ओम। देखिएगा कोई चालक तार है, चालक तार के अंदर जो, मान लो ये कोई चालक तार है, इसके अंदर विद्युत धारा बह रही है। अब विद्युत धारा के मार्ग में हमने क्या कर दी? रुकावट। यानी विद्युत धारा बह रही है, मार्ग एकदम सीधा है, जैसे हमने इसके मार्ग में क्या कर दी? रुकावट कर दी। तो रुकावट करते ही वो क्या होगा? प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध। किसके मार्ग में? विद्युत धारा के मार्ग में। उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इसीलिए जो अपने तार होते हैं, घरों में तार होते हैं, वो क्या होते हैं? कुंडलन में होते हैं। क्यों? किस में होते हैं? कुंडलन में। यानी तारों में क्या पाया जाता है? कुंडलन। और कुंडलन से तारों में क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रतिरोध। क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रतिरोध। यानी धारा का मान में क्या आ जाती है? रुकावट आ जाती है। क्या आ जाती है? रुकावट आ जाती है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या भाई? विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर V अपॉन I। किसके नियम से? ओम के नियम से। समझ में आई बात है? फिर 1 ओम की परिभाषा हमने पढ़ी। मान लो कोई चालक तार है, उसके सिरों पर हमने 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न कर दिया और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा भाई? 1 ओम होगा। ये 1 ओम की क्या होगी? परिभाषा होगी। 1 ओम का जो मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। यहां तक दिक्कत है क्या किसी को? तो देखिएगा, देखो इसको क्या बोलते हैं? आप सूत्र बनाना सीखिए इनका जो मात्रक बनाना सीखिए। V को क्या बोलते हैं? वोल्ट। और I को क्या बोलते हैं? एम्पियर। एक ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है? अरे भाई 100 नंबर में से 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो होशियार बच्चे हैं, पूरे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके नंबर पूरे नहीं आ जाए, तो एग्जामिनर ऐसे 1-2 क्वेश्चन डालेगा कि बच्चे को उसका IQ टेस्ट चेक किया जाएगा। तो आप ओम तो सभी को पता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, पर ये पता है क्या? वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक होता है? वो भी किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। भी ओम को अपने तोड़ेंगे तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर वैसे तो इसका मात्रक होता है, परंतु ओम नाम का जो वैज्ञानिक था उसके सम्मान में इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम क्या रख दिया? ओम रख दिया। तो अस्थायी मात्रक जो इसका होता है, स्टैंडर्ड जो इसका यूनिट होता है वो कौन सा होता है? अस्थायी मात्रक कौन सा होता है? ओम। अगर अस्थायी मात्रक पूछ ले तो इसका क्या होता है? ओम होता है। समझ में आई क्या बात है? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? अब अपने नेक्स्ट और पढ़ेंगे इसके बारे में। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और इसी के आधार पर अपने आगे कौन से न्यूमेरिकल है? क्या है? न्यूमेरिकल है। अब हम पढ़ेंगे परिवर्ती प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे? परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं भाई? परिपथ में परिवर्ती प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं? ऐसे। और धारा नियंत्रक को कैसे दर्शाते हैं? परिपथ में ऐसे। ये क्या हो गया? धारा नियंत्रक यानी परिवर्ती प्रतिरोध। तो परिवर्ती प्रतिरोध किसे बोलते हैं? यहां से अपने पढ़ेंगे परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है? मान लो बेटा, परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है भी? अपने मान लो ये यहां से क्या है? तार, और इस तार में विद्युत धारा कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। तो ये क्या है? इसका स्रोत है। क्या है? स्रोत। भी इसकी वोल्टता में अपने को कोई परिवर्तन नहीं करना, स्रोत की वोल्टता में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं करना। तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो उसके अंदर जो प्रतिरोध का मान है वो क्या रहे? बदलता रहे। इसको क्या बोलते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। यानी स्रोत की जो वोल्टता है उसमें परिवर्तन किए बिना, यानी विभवांतर में परिवर्तन किए बिना, वोल्टता में परिवर्तन किए बिना इसके तार के प्रतिरोध में अपने बार बार क्या करें? परिवर्तन करें। इसे क्या बोलते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं। और धारा के मान में जो परिवर्तन करता है परिवर्ती प्रतिरोध, उसी को बोलते हैं धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं? धारा नियंत्रक। यानी वो धारा के मान को क्या करके रखता है? नियंत्रित करके रखता है। जैसे अपने फ्रिज वगैरह पे वो लगाते हैं ना धारा नियंत्रक, जैसे स्टेबलाइजर बोलते हैं धारा नियंत्रक, वो किसकी तरह व्यवहार करता है? परिवर्ती प्रतिरोध की तरह। अगर मान लो लाइट का मान यानी करंट का मान बहुत ज्यादा आ जाए तो वो क्या कर देगा? उसकी वोल्टता, स्रोत की तो वोल्टता उतनी है, पीछे से जहां से लाइट आ रही है वहां की तो
करंट आ रही है, वोल्टेज उतनी है, परंतु जब फ्रीज तक वो करंट पहुंचेगी तो उसकी वोल्टता अगर अधिक है, यानी उसका मान अगर अधिक है धारा का, तो उसके मान को वो क्या कर देगा, नियंत्रित कर देगा, उसके अंदर प्रतिरोध का मान बढ़ा देगा और उसके मान को क्या कर देगा, नियंत्रित कर देगा। तो ये काम होता है परिवर्ती प्रतिरोध का। तो देखिए स्रोत क्या होता है, जहां से विद्युत धारा आ रही होती है, तो स्रोत की वोल्टता में परिवर्तन करे बिना यानी स्रोत की जो वोल्टता होती है उसमें परिवर्तन करे बिना परिपथ की विद्युत धारा को, परिपथ की विद्युत धारा है, अपने जो घर का परिपथ है यानी विद्युत धारा को आने का जो रास्ता है, तो विद्युत धारा को क्या करे, नियंत्रित करे परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला जो अवयव होता है, उपयोग में लाए जाने वाला अवयव क्या कहलाता है, अभी अवयव परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। अवयव क्या कहलाता है, परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है, परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। तो परिवर्ती प्रतिरोध के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जो ऐसी युक्ति जो प्रतिरोध के मान में परिवर्तन करती है उसे क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रित। तो जो ऐसी युक्ति है उसको क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक हम काम में लेते हैं। तो स्टेबलाइजर था ना अपने घरों के अंदर, फ्रिज वगैरह के ऊपर हम लगाते थे, तो वो एक प्रकार से कैसा काम करता था, परिवर्ती प्रतिरोध का ही काम करता था, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। करंट कंट्रोलर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक या करंट कंट्रोलर। तो ये युक्ति क्या कहलाएगी, धारा नियंत्रक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत दोस्तों? हम क्या पढ़ रहे हैं, परिवर्ती प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखिएगा, एक आपको यहां से ग्राफ पूछेंगे, ओम के नियम के अनुसार धारा और इसके बीच में विभवांतर के बीच में ग्राफ पूछेंगे। तो ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या कहता है भाई, ओम के नियम से धारा व विभवांतर के मध्य में ग्राफ, विभवांतर के मध्य में ग्राफ। तो ओम क्या कहता है, जो विभवांतर है वो धारा के क्या रहता है, समानुपाती। क्या रहता है, समानुपाती रहता है। तो यहां से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिएगा, विभवांतर और धारा के मध्य में जब ग्राफ बनाएंगे, दोनों एक दूसरे क्या है, समानुपाती, तो दोनों का मान एक साथ बढ़ेगा। अगर यहां से अपने 1 वोल्ट विभवांतर बढ़ाएंगे तो यहाँ से 1 एम्पियर धारा बढ़ेगी, तो दोनों का मान समान रूप से बढ़ेगा। तो हमें कैसा ग्राफ प्राप्त होगा भाई, समान ढाल का ग्राफ प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, समान ढाल का, यानी इस ग्राफ की जो ढाल रहेगी वो क्या रहेगी, समान रहेगी। क्या रहेगी, समान रहेगी। और इस ग्राफ का जो थीटा होगा, जो कोण होगा, वो हमें किसके बारे में बताएगा, प्रतिरोध के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, प्रतिरोध के बारे में। अगर इस ग्राफ की ढाल बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध। क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध। समझ में आई बात है। तो इस ग्राफ की जो ढाल होती है वो किसके समान होती है भाई, tan थीटा के समान होती है। किसके समान होती है, tan थीटा के समान होती है। आपको पता होगा लाल बटे कक्का, आपने मैथ में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का पढ़ा है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार। ये क्या इसकी ढाल है, इस ग्राफ की ढाल है ना, ये क्या है, लंब, ये क्या आधार। तो जो इसकी ढाल होगी वो किसके बराबर होगी, tan थीटा के बराबर होगी। समझ में आई क्या बात है। तो tan थीटा के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, v/i। ये क्या है, लंब, ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार है। लंब और आधार है ना, ये क्या लंब और आधार है कि नहीं है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, v/i। तो r बराबर है ना, tan थीटा क्या है, प्रतिरोध। ये यहाँ पर ये ढाल क्या है, प्रतिरोध है। इस ढाल का मान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ये कौन कहता है भाई, ओम। तो हमें जो ग्राफ प्राप्त हुआ, कैसा प्राप्त हुआ भाई, ग्राफ प्राप्त कैसा हुआ, ग्राफ कैसा प्राप्त हुआ है भाई, हमें सीधी रेखा का ग्राफ प्राप्त हुआ है। सरल रेखा का, सीधी रेखा है ना, अरे सीधी रेखा ग्राफ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो सीधी रेखा ग्राफ प्राप्त होता है। ओम के नियम के अनुसार जब हम धारा और विभवांतर के मध्य में ग्राफ खींचते हैं तो कैसा प्राप्त होता है, सीधी रेखा का प्राप्त होता है। इस ग्राफ के अंदर जो थीटा है, थीटा का मान जितना बढ़ेगा परिपथ में प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। समझ में आई बात है। तो थीटा का मान जितना बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। ये थीटा में क्या दर्शाता है, प्रतिरोध दर्शाता है।
तो जो ये ग्राफ की ढाल होती है वो किसके समान होती है, टेन थीटा के बराबर होती है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब में क्या है विभवांतर और आधार में क्या है आई, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया v/आई। ये ओम के नियम से हमें कैसा प्राप्त हुआ, ग्राफ प्राप्त है वह समझ में आई क्या दोस्तों। ये थीटा कौन है, तो ये हमें क्या दर्शाएगा आर यानी प्रतिरोध दर्शाएगा। ये हो गया ओम के नियम से ग्राफ हो गया। तो आर समानुपाती होगा थीटा के, आर समानुपाती होगा थीटा यानी कोण के समानुपाती होगा, यानी जितना आप कोण बढ़ाओगे प्रतिरोध उतना ही क्या होगा बढ़ता जाएगा। टेन थीटा जितना आप बढ़ाओगे, थीटा का मान यहाँ पे मान लो 30 डिग्री है और यहाँ से 30 डिग्री से आपने 60 डिग्री कर दिया, तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा बढ़ेगा। समझ में आई क्या बात दोस्तों, कैसी समझ में आ रही है, जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अब अपने आगे बढ़ेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, तो चालक तार में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, भाई प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, चालक तार में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक करेंगे, पहला कारक है बेटा लंबाई। क्या है लंबाई, क्या है भाई लंबाई क्या है लंबाई यानी लेंथ, क्या है लेंथ लंबाई। तो चालक तार की जो लंबाई है उसके प्रतिरोध क्या होता है समानुपाती, तो आर समानुपाती होता है एल के, आर समानुपाती है एल के। इसका अर्थ क्या हुआ, मान लो ये तार है एक तो इतना तार है और एक है इतना तार, ये लंबाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक विद्युत धारा को आने में समय लगेगा, वो ज्यादा होगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगेगा वो ज्यादा होगा, ये समय ज्यादा होगा ना, क्योंकि क्या बढ़ी है लंबाई बढ़ी है। तो लंबाई बढ़ने से विद्युत धारा को समय ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है ना, तो विद्युत धारा को समय ज्यादा लग रहा है, मतलब विद्युत धारा के मार्ग में क्या आ रही है, रुकावट आ रही है। एक तो इतनी लंबाई में विद्युत धारा को बहना है और एक इतनी लंबाई में बहना है, तो विद्युत धारा के मार्ग में क्या आ रही है, रुकावट आ रही है, और रुकावट क्या कहलाती है बेटा, प्रतिरोध कहलाती है। इसीलिए अगर चालक तार की लंबाई हम बढ़ाएंगे तो बढ़ाने से प्रतिरोध का मान भी क्या होगा बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान क्या होगा घटेगा। समझ में आई क्या बात है। इसीलिए आप इन्वर्टर का तार है, आपको मान लो बोल दिए 7-8 घरों तक लेके जाओ, तो क्या इन्वर्टर ज्यादा बैटरी निकालेगा क्या, इन्वर्टर अपने को ज्यादा बैटरी निकाल के देगा क्या, नहीं, क्योंकि तार ज्यादा लंबा हो गया तो उसको धारा का मान भी क्या चाहिए ज्यादा चाहिए, धारा भी क्या चाहिए ज्यादा चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध मार्ग में रुकावट क्या आ रही है ज्यादा आ रही है। तो समझ में आई क्या बात। तो चालक तार की लंबाई के प्रतिरोध क्या होता है समानुपाती, अगर तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा और धारा के मान में रुकावट भी ज्यादा आएगी। समझ में आई बात। तो लंबाई बढ़ाने से चालक तार में प्रतिरोध बढ़ता है। ये तो हो गया पहला, यानी लंबाई पर निर्भर करता ही नहीं करता, प्रतिरोध करता है। दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो देखिएगा पहला पॉइंट हो गया ना। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 नंबर कारक हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखिएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अर्थ क्या हुआ, भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, मान लो ये तार है, अब इसका क्षेत्रफल है ये इतना बड़ा है, देखो इतना बड़ा, ये इतना बड़ा है, एक इससे पतला तार हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा कम, क्या होगा कम। मान लो आपकी लंबाई हो 5 फीट, और एक बड़ा नाला है, बड़ा क्या है नाला है, बड़ी सारी पाइप है जिसकी लंबाई हो 7 फुट, पाइप की लंबाई है 7 फुट और आपकी लंबाई है 5 फुट। आपको बोले पाइप से पार जाना है आपको, तो क्या आप आसानी से चले जाओगे क्या, अरे पाइप है उसकी तो खड़ाई है वो 7 फुट है और आपकी लंबाई है 5 फुट, आपको बोल दे पाइप से पार जाना है, आप चले जाओगे क्या, चले जाओगे। आपकी लंबाई है 5 फुट और आगे पाइप है उसकी लंबाई है 2.5 फुट, कितनी है 2.5 फुट, और आपको बोल दे इस पाइप से आपको खड़े होकर जाना, जा पाओगे क्या, नहीं जा पाओगे। यानी उसका क्षेत्रफल क्या है कम है। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, अगर क्षेत्रफल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा आएंगे, और आपको पता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह कोई क्या बोलते हैं विद्युत धारा, क्या बोलते हैं विद्युत धारा। तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो विद्युत धारा आसानी से जाएगी, उसके मार्ग में रुकावट नहीं आएगी, मार्ग में रुकावट आएगी क्या, नहीं आएगी। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा कम, क्या हो जाएगा कम, क्योंकि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट क्या है प्रतिरोध। तो किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा कम और विद्युत धारा का मान क्या होगा ज्यादा होगा। तो प्रतिरोध है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है
व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए हो गया एरिया, यानी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। समझ में आई क्या बात है। तो प्रतिरोध की निर्भरता हमने यहाँ से पढ़ ली। तो चालक तार का क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत दोस्तों देखिएगा। तो क्षेत्रफल बढ़ाने से, क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है, कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। किसको बढ़ाने से, क्षेत्रफल बढ़ाने से। अब देखिएगा दोनों सूत्रों से, तो आर समानुपाती तो है अल के यानी लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती है ए के, व्युत्क्रमानुपाती है ए के। तो तार की जो निर्भरता है समानुपाती अल के, व्युत्क्रमानुपाती है ए के। यहां से अब नया सूत्र निकलेगा, यहां से क्या सूत्र निकलेगा, नया सूत्र निकलेगा। तो देखिएगा तार समानुपाती किसके है, अल के यानी लंबाई के, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती किसके है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती है ए यानी क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। जब इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नया नियतांक आएगा जिसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो, जिसे बोलते हैं रो। तो ये सूत्र हो जाएगा रो अल अपॉन ए। तो जो तार है, तार का प्रतिरोध किसके समानुपाती है, रो अल अपॉन ए। यहाँ पे जो रो है, रो इसे बोलते हैं समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक बोलते हैं। और इसी रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का अर्थ क्या हो गया, यानी प्रत्येक धातु के तार के लिए इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का अर्थ हो गया कि प्रत्येक धातु उसके लिए इस रो का मान क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये किसके समानुपाती होता है। अब यहां से अपने को क्या निकालना है, रो का सूत्र निकालना है। क्या निकालना है, रो का सूत्र निकालना है। तो रो का सूत्र क्या रहेगा भाई, रो को इधर लेके आएंगे तो रो बराबर आर ए अपॉन अल, ये क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हो गया। तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र पूछ ले, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसका अर्थ क्या, प्रतिरोध तो क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट क्या है, प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का अर्थ क्या हो गया, यानी प्रत्येक वस्तु के लिए प्रतिरोध का मान क्या होता है, निश्चित होता है, विशिष्ट होता है। समझ आई बात। आगे हम पढ़ेंगे कौन सी धातु के लिए कितना मान है, विशिष्ट है। समझ आई क्या बात है। तो विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, प्रत्येक धातु के तार के लिए उसका प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट होता है। अब यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध का अपने को क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। तो देखिएगा मात्रक निकालने के लिए समझाएंगे अपने, रटेंगे नहीं, रटना नहीं है, समझना है। देखो कोई भी मात्रक आए तो समझना है, आप फिर अपने आप कर लोगे। आर ए अपॉन अल, देखो आर का मात्रक क्या होता है भाई, ओम। क्या होता है, ओम होता है, ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई, लंबाई मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। अब देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो अपना मात्रक क्या रहेगा भाई, ओम इंटू मीटर। क्या रह गया, ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है, ओम इंटू मीटर। ये अपने हो गया प्रतिरोध। हमने प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी कि प्रतिरोध की निर्भरता किस पे होती है, प्रतिरोध की निर्भरता किस पे होती है, चालक तार की लंबाई और चालक तार के क्षेत्रफल पर क्या होती है, इसकी निर्भरता होती है। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो जो धातुएं होती है, धातुओं और जो मिश्र धातुएं होते हैं, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। यानी धातुएं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। यानी इनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। और धातुओं में भी सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता कम किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है प्रतिरोधकता, चांदी की होती है। किसकी होती है, चांदी की होती है। तो अपने कुछ पदार्थों यहाँ पे प्रतिरोधकता का अध्ययन कर लेते हैं, 2-4 के अपने अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में आपका यहाँ पे रिविजन बैच भी रहेगा। देखिएगा धातुओं व मिश्र धातुओं, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या रहती है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है, अधिक होती है अधातुओं की अपेक्षा। अधातुओं
सॉरी प्रतिरोधकता क्या होती है, अत्यंत कम होती है, अत्यंत कम होती है धातुओं की अपेक्षा। जैसे अपने उदाहरण ले लेते हैं, चांदी का उदाहरण लेते हैं। तो चांदी की जो प्रतिरोधकता होती है, वो क्या आती है, 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये है चांदी की। फिर है तांबा धातु सबसे ज़्यादा, इसीलिए सबसे ज़्यादा विद्युत का चालन किसमें होता है, चांदी में, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम है, 10 की पावर माइनस 8 तक के कम है। 2 नंबर पे आता है तांबा यानी कॉपर। तो कॉपर की कितनी होती है, तांबा या कॉपर, इसीलिए अपने विद्युत जो उपकरण है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, ज़्यादा तांबे का, कॉपर का उपयोग किया जाता है। इसकी होती है 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस 8, थोड़ा सा यंत्र है, 1.62 इंटू 10 की पावर है माइनस 8। फिर आता है एल्यूमिनियम। तो विद्युत तारों में कुछ में एल्यूमिनियम का भी उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की कितनी होती है अभी, एल्यूमिनियम की होती है 2.63 इंटू 10 की पावर है माइनस 8, ये होगी एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की होती है 2.63, यानी इनसे ज़्यादा होगी ना, तो इनसे ज़्यादा होगी 2.63 इंटू 10 की पावर माइनस 8। फिर आता है टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है अभी, बल्बों का, जो बल्ब, विद्युत बल्ब होते हैं, इनका जो फिलामेंट यानी तंतु होता है इनमें, उस तंतु में किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का। तो टंगस्टन की कितनी होती है 5.20 इंटू 10 की पावर 5.20 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है, ये हो गया टंगस्टन। टंगस्टन के बाद में आता है निकल की कितनी होती है अभी, निकल की कितनी होती है, निकल के 6.84 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 6.84 इंटू 10 की पावर है माइनस 8 निकल के बाद में एक धातु आती है आयरन यानी लोहा। आयरन की कितनी होती है अभी, आयरन की कितनी होती है, आयरन की होती है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8। आयरन के बाद में आता है क्रोमियम की कितनी होती है अभी, क्रोमियम की कितनी होती है दोस्तों 12.9 इंटू 10 की पावर 8, 12.9 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये किसकी होती है, क्रोमियम की। क्रोमियम के बाद में आती है मरकरी या पारा की कितनी होती है अभी, मरकरी या पारा की होती है 94 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 94 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये होती है मरकरी की। किसकी होती है, मरकरी की होती है। फिर आती है मैंगनीज की कितनी होती है अभी, मैंगनीज की कितनी होती है दोस्तों, मैंगनीज की कितनी होती है 1.84 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1.84 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये होगी धातुएं। इन धातुओं की ये क्या हो गई, प्रतिरोधकता, यानी इतनी कम होती है। सबसे कम किसकी होती है, चांदी की 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और लगभग इतनी किसकी होती है, तांबे की होती है 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस 8। एल्यूमिनियम की 2.63 इंटू 10 की पावर माइनस 8। आपको क्या देंगे, प्रश्न देंगे, प्रश्न में बोल देंगे एल्यूमिनियम धातु है और उसकी प्रतिरोधकता आपको पता ही होगी, ये सारणी होगी, या तो दी होगी या आपको याद करनी पड़ेगी, और उससे लंबाई दे देंगे तार की, उसका प्रतिरोध दे देंगे और बताएंगे भाई इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होगी। इस प्रकार से आपको दे सकते हैं। फिर मिश्र धातुएं, तो मिश्र धातुएं जैसे एक कॉन्स्टेंट मिश्र धातु है। यहाँ तक किसी को दिक्कत दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, ये धातुओं की होगी। मिश्र धातु में देखिए एक है कॉन्स्टेंटन। मिश्र धातुएं क्या होती है भाई, मिश्र धातु क्या होती है, जो एक से अधिक धातुएं मिलकर किसका निर्माण करती है, मिश्र धातुओं में एक धातु है कॉन्स्टेंटन, एक नंबर है कॉन्स्टेंटन की जो प्रतिरोधकता होती है, ये कॉन्स्टेंटन बनी किससे होती है अभी, कॉपर निकल और मैग्नीज से बनी होती है। कॉपर था निकल की मिश्र धातु है, कॉपर था निकल की क्या, कॉपर प्लस निकल
प्लस मैग्नीज, इनसे किसका निर्माण होता है? कॉन्स्टेंट का निर्माण होता है। तो इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है? 44 इंटू 10 की पावर माइनस है 6, 44 इंटू 10 की पावर माइनस है 6 होती है। उसके बाद में नाइक्रोम, निक्रोम या नाइक्रोम बोलते हैं, नाइक्रोम 2 नंबर पे। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री यानी विद्युत प्रेस के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम, नाइक्रोम किससे मिला होता है? भाई नाइक्रोम होता है निकल, क्रोमियम है और मैग्नीज, इन सभी की मिश्र धातु कौन है? नाइक्रोम है। तो नाइक्रोम की प्रतिरोधकता कितनी होती है भाई? 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये हो गया नाइक्रोम। समझाई के बाद ये हो गई मिश्र धातुएं, मुख्य मुख्य मिश्र धातुएं। समझाई बात, ये हो गया मुख्य मुख्य मिश्र धातुएं मैग्नीज, तथा इसमें कुछ मात्रा में आयरन भी मिला होता है। क्या मिला होता है? आयरन, यानी Fe मिला होता है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे विद्युत रोधी, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता, उनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो एक तो है कांच, सबसे ज्यादा विद्युत रोधी कौन सा होगा इससे हमें पता चलेगा, कांच। तो कांच की प्रतिरोधकता कितनी है? 10 की घात 10 से 10 की घात 14, यानी कांच में विद्युत धारा का चालन है, देखो कितनी ज्यादा है। वो तो माइनस में थी, ये प्लस में 10 की घात 10 से 10 की घात 14। उसके बाद में कठोर, कोई कठोर पदार्थ होगा सीधा ही कठोर, तो कठोर में कितनी होती है? अभी कठोर में 10 की घात 13 से 10 की घात 16। उसके बाद में आता है एब्रोनाइट, एब्रोनाइट अब्रक, एब्रोनाइट की कितनी है? 10 की घात 15 से 10 की घात 17, अब्रक जो आता है ना 10 की घात 15 से 10 की घात 17। उसके बाद में आता है डायमंड, हीरा, डायमंड या हीरा, हीरे की देखिए प्रतिरोधकता कितनी है? 10 की घात 12 से 10 की घात 13, 10 की घात 12 से 10 की घात 13। और फिर आता है प्लास्टिक, प्लास्टिक की कितनी होती है अभी? प्लास्टिक की होती है 10 की घात 12, 10 की घात 12, सॉरी कागज, प्लास्टिक नहीं कागज, कागज ये है अपनी प्रतिरोधकता। यानी कांच की सबसे ज्यादा होती है, देखो 10 की घात 10 से 10 की घात 14 तक हो सकती है। फिर कठोर पदार्थ 10 से 13 से 10 की घात 16, ये इनकी प्रतिरोधकता, यानी इसीलिए इनमें विद्युत धारा का चालन नहीं है। तो ये सारणी आपको दोस्तों याद रखनी है। आगे हम पढ़ेंगे ताप का प्रभाव। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर? प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव किस पे? प्रतिरोध पे। तो प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अभी जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो प्रतिरोध R समानुपाती होता है T के, किसके समानुपाती है? T के, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि धातुओं में ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होगी? टक्कर होगी, जिससे प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी हम धातुओं का जब ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने से उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा उत्सर्जित होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों में आपस में क्या होगी? टक्कर होगी। टक्कर होने से उनके अंदर मार्ग में क्या जाएगी? रुकावट, और रुकावट को तो हम क्या बोलते हैं? रुकावट को प्रतिरोध बोलते हैं। तो ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में रुकावट आएगी, रुकावट को हम प्रतिरोध बोलते हैं, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ताप के प्रतिरोध क्या होता है भी? समानुपाती होता है। अब इसके बाद में एक न्यूमेरिकल आ जाता है आपको। पहले हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन, क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, जिसमें एक नंबर आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम है संयोजन। तो ये प्रतिरोधों का संयोजन, क्या प्रतिरोधों का संयोजन है? तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है? अभी 2 प्रकार से, एक तो किया जाता है श्रेणी क्रम से और एक किया जाता है समांतर क्रम से। तो बेटा प्रतिरोधों का
जो संयोजन है, प्रतिरोधक का संयोजन का अर्थ क्या हो गया, अभी अपने परिपथ हो जाता है विद्युत परिपथ, उसमें प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो दो प्रकार से परिपथों को जोड़ा जाता है, परिपथों का निर्माण किया जाता है, एक होता है समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। तो हम पहला कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा पढ़ रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना, संयोजन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, तो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है भाई, जुड़ता है। इस प्रकार के प्रतिरोध में ये एक रेखा में जुड़ते हैं, ये सभी एक रेखा में जुड़ते हैं। ये तो इसकी पहली। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, इस प्रकार के संयोजन में धारा का मान क्या रहता है, समान। धारा का मान यानी करंट का मान क्या रहता है, समान रहता है। विभवान और प्रतिरोध समान रहता है तथा प्रतिरोध व विभवांतर का मान अलग अलग होता है, अलग होता है। और इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का मान देखिएगा। एक बार इसका अपने डायग्राम भी यहाँ पे बना लेते हैं, तो डायग्राम बनाएंगे, देखिएगा। ये हमने क्या बना लिया, एक है श्रेणी क्रम संयोजन का एक डायग्राम है बना लिया। श्रेणी क्रम संयोजन का क्या बना लिया, डायग्राम है बना लिया। क्या बना लिया, डायग्राम है बना लिया। ये देखिए, ये धारा का मान समान है I V1, ये विभवांतर का मान अलग है, V1 है, V2 है, V3 है, और प्रतिरोध का मान भी R1 है, R2 है, R3 है। यानी इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है, ये मान लो एक ही तार है ना, सिंगल तार है, और सभी एक ही श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो एक ही श्रेणी में जुड़े होंगे तो इनमें धारा का मान क्या रहेगा भाई, समान रहेगा। प्रतिरोधों का मान क्या होगा, अलग अलग, यहाँ पे R1 ये, R2 ये, R3, और विभवांतर का मान क्या रहता है, अलग अलग, V1 V2 और V3। कारण क्या है भाई, फिर दूसरी बात इसकी परिभाषा क्या थी, इस प्रतिरोध में पहले तार का दूसरा सिरा, ये देखो इस तार का ये दूसरा सिरा है, दूसरे तार के ये इस तार का पहला सिरा है, तो इस प्रतिरोध में पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन में पहले जो प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इसके अंदर धारा का मान समान है रहता है, इसके अंदर विभवांतर का मान अलग अलग होता है, इसके अंदर प्रतिरोध का मान भी अलग अलग होता है। कारण क्या है, मान लो यहाँ से आपकी आ रही है 220 वोल्ट धारा, कितनी आ रही है, 220 वोल्ट धारा मान लो एक बार, तो यहाँ पे क्या आ गई, धारा के मान में रुकावट आ गई ना, रुकावट आई कि नहीं आई, वोल्टेज के मान में रुकावट आ गई, फिर प्रतिरोध क्या, धारा के मान में रुकावट ही है, तो यहाँ पे जैसे ये प्रतिरोध लग गया तो यहाँ पे धारा के मान में क्या आएगी, रुकावट आएगी। रुकावट आएगी तो वोल्टता में कमी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना, तो वोल्टता में कमी आएगी। ये 220 वोल्ट है, यहाँ पर जाने के बाद में मान लो कितनी बच गई, 200 वोल्ट, कितनी बच गई, 200 वोल्ट है, तो यहाँ पे वोल्टता चेंज होगी ना। अब यहाँ पर 200 है, आगे वापस रुकावट आ गई,
वापस रुकावट आएगी, यहाँ से जब आगे ये धारा जाएगी तो ये कितनी बच जाएगी 180 वोल्ट। अब वापस यहाँ पे रुकावट आएगी, यहाँ से वापस आगे धारा जाएगी तो ये कितनी बच जाएगी 160 वोल्ट। यानी धारा का मान, धारा की वोल्टता का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे V1 V2 V3 हो गया कि नहीं हो गया, और प्रतिरोध का मान भी क्या अलग अलग है। समझ में आई क्या बात है। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम में संयोजन कहलाता है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है तो धारा का मान तो समान रहेगा, प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा, विभवांतर का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इस प्रकार का संयोजन होता है उसमें जो तुल्य जो प्रतिरोध होता है वो तारों के सभी तारों का जो कुल प्रतिरोध होता है उससे क्या होता है, ज्यादा होता है। इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसमें जो तुल्य यानी कुल जो प्रतिरोध निकलता है वो सबसे जो बड़ा प्रतिरोध होता है उससे भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस प्रकार के संयोजन में तारों का जो प्रतिरोध होता है वो जो सबसे बड़ा प्रतिरोध का जो तार होता है वो क्या होता है, उससे भी क्या होता है, ज्यादा होता है। सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आई क्या बात। यानी इसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। इस प्रकार के संयोजन से प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और धारा का मान घटेगा। तो इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोध का मान तो बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है और विभवांतर का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से कोई किसी को दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, यहाँ से किसी कोई दिक्कत समझ में आई क्या। तो एक बार आप उतार सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट अपने आगे फिर इसका सूत्र भी उपयुक्त करेंगे। देखिएगा, देखिएगा इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य करता है कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध परिपथ के सबसे बड़े प्रतिरोध से भी, बड़े प्रतिरोध से भी अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। इस प्रकार के प्रतिरोध में धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रतिरोध में, इस प्रकार के संयोजन में धारा का मान क्या हो जाता है, धारा का मान कम हो जाता है, धारा का मान कम हो जाता है। यानी इस प्रकार के संयोजन में जो विद्युत धारा होती है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई क्या बात है। तो देखिएगा, हमने डायग्राम देखा था, यहाँ पे वापस वो डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे प्रतिरोध R1 V1, R2 V2, R3 V3, I धारा क्या है, समान है। तो इसका सूत्र कैसे व्युत्पन्न होगा, देखिएगा। देखिएगा, हम ओम के नियम से, ओम के नियम से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है भाई, IR। क्या होता है, V बराबर IR। ये किसके द्वारा होता है, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम कहाँ में आ रहा है, तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ पे आपको पता है विभवांतर का मान अलग है ना, तो V बराबर क्या होगा, I। धारा का मान समान है R1। V2 बराबर क्या होगा दोस्तों, IR2। V3 बराबर क्या होता है, IR3। यानी यहाँ पे विभवांतर का नाम बदल रहा, जो विभवांतर है विभवांतर का मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, विभवांतर का मान बदल रहा है, प्रतिरोध का मान भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। और V बराबर होता है क्या है, IR। तो हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य का होता है कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कुल प्रतिरोध V कुल या तुल्य बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हमें क्या निकालना है, कुल निकालना है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें V का मान रखना है और V1 V2 V3 का मान रखना है। ये देखो, ये मान हमें रखना है। तो V की जगह हम क्या रखेंगे, IR। क्या रखेंगे, IR। V1 की जगह क्या रखेंगे, IR1।
IR1, V2 की जगह क्या रखेंगे IR2 और V3 की जगह क्या रखेंगे IR3। समझ में आई क्या बात है, IR3। अब I यहाँ पे कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो I को कॉमन ले लेंगे, तो IR बराबर I यहाँ पे क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे कॉमन लेना जानते हो क्या, कॉमन लेना, कोई संख्या सभी के अंदर कॉमन हो तो उसको ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। अब इस I यहाँ पे क्या गुणे के अंदर है, इसको इस तरफ लेके आएंगे, यह किस में हो जाएगी भाग में, भाग में जाएगा ना, तो I से I कट जाएगी, तो नेक्स्ट बचेगा, तो R बराबर क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र हो गया। ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये अपने श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो गया, प्रतिरोध का सूत्र हो गया। समझ में आई क्या बात। भी ओम के नियम से तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, V बराबर IR। आपको पता है कि धारा का मान क्या है भाई, समान है, तो धारा का मान सभी में समान रहेगा। हमने 3 तार लिए, 3 प्रतिरोध लिए हैं जिनके अंदर विभवांतर है V1 V2 V3 और इनका प्रतिरोध है R1 R2 R3। तो V1 बराबर क्या होगा IR1, V2 बराबर क्या होगा IR2 और V3 बराबर क्या होगा IR3। तो V टोटल यानी V कुल या V तुल्य बराबर क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर क्या है यहाँ पे IR रख दिया, V1 बराबर क्या IR1 रख दिया, IR2 और IR3। I इन तीनों में क्या रहा है कॉमन, तो इसको कॉमन ले लिया, फिर R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर इस I को इस तरफ लेके आएंगे तो इसके बट्टे में आएंगे तो I से I कट जाएगी, तो ये क्या रहेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, कंप्लीट हो गया। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। समझ में आई क्या बात है यहाँ पे। अब देखिएगा, अगर परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन बह रहा है तो अगर कहीं से तार कट हो गया तो आगे पूरे के पूरे परिपथ में लाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, करंट बंद हो जाएगी। अब मान लो ये श्रेणी क्रम संयोजन है, यहाँ पे किसी भी जगह श्रेणी क्रम संयोजन में किसी भी जगह तार के अंदर विच्छेद हो जाएगा तो पूरे आगे पूरे के पूरे जो परिपथ है, पूरे के पूरे परिपथ में धारा या प्रवाहित क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आई क्या बात। प्रत्येक प्रतिरोध में जो बहने की वाली जो धारा होती है, यानी इसके अंदर जो प्रत्येक पथ है उसमें धारा का मान क्या रहता है, समान। और कहीं पर अगर धारा का पथ होता है वो टूट जाए तो श्रेणी क्रम लिख लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक पथ होता है रास्ता, पथ की धारा का मान समान होता है। अगर परिपथ टूट जाए तो धारा का प्रवाह आगे नहीं होगा। इसीलिए अपने घरों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं करते। अपने घरों में किसका उपयोग करते हैं, समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं भी, समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। तो ये दोस्तों अपना हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। ये अपना श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। आज हमने श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा, ओम के नियम के बारे में पढ़ा, ओम के नियम की निर्भरता के बारे में पढ़ा। ओम का नियम किसके ऊपर निर्भर करता है, ओम का नियम प्रतिरोध पर निर्भर करता है, ओम का नियम लंबाई पर निर्भर करता है। ओम का नियम है जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर। जो चालक तार होता है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और चालक तार के ताप पर भी निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। फिर हमने श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन होता है कि मान लो कोई चालक तार है या विद्युत परिपथ है, उसके अंदर तो श्रेणी क्रम संयोजन होगा वो क्या होगा, उसमें धारा का मान तो समान रहेगा और प्रतिरोध विभवांतर का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। उसके अंदर जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो इस प्रकार होता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। फिर हमने श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र निकाला। सूत्र क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R टोटल बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद हमने पढ़ा कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर अगर परिपथ के अंदर कहीं से भी परिपथ टूट जाए तो आगे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि परिपथ में धारा क्या रहती है, समान रहती है। हमने पढ़ा कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो कुल प्रतिरोध अपने को प्राप्त होता है वो परिपथ में सबसे जो ज्यादा प्रतिरोध होता है उससे भी क्या होता है, ज्यादा प्राप्त होता है।
कल हम इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, साथ में जो न्यूमेरिकल है वो कर लेंगे, क्योंकि बच्चों सीधा न्यूमेरिकल कराने से कोई मतलब नहीं है, थ्योरी का भी आपको पता होना चाहिए। तो थ्योरी पता होगी तो साथ में अपने क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल है कर लेंगे। तो कल इस पार्ट से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल कर लेंगे और साथ में अपने क्या कर लेंगे, थ्योरी कंप्लीट है कर लेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए भी क्लास कैसी लग रही है। आप बताइए दोस्तों क्लास कैसी लग रही है बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है, जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो सभी ने पढ़ लिया, कैसा लगा बताना। इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं इस अध्याय का। सभी को राम राम, जय वीर तेजा जी की, धन्यवाद, जय हिंद।